नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज़ के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आज खबरों की शुरुआत महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी 3 अलग अलग खबरों के साथ करते हैं। इन खबरों को जानने के बाद शायद आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि उज्जैन में नेता और प्रशासनिक अधिकारियों ने महाकालेश्वर मंदिर को मनमर्जी का अड्डा बना दिया है। अड्डा जैसा शब्द महाकालेश्वर मंदिर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ जो रवैया अपनाया जा रहा है वह दुखद है। नेता अपने साथ भीड़ ले जाकर मंदिर के नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं और आम आदमी को सड़क पर खड़े रहकर भी महाकालेश्वर के दर्शन के लिए पुलिस की लाठी खाना पड़ रही है। हमें पता नहीं कि जादूगर चिंगलिंग को यह सब पता है भी या नहीं। पहली खबर एक वीडियो से शुरू करते हैं। सोमवार शाम बम्बई वालों की धर्मशाला के सामने का एक ये वीडियो देखिए। भगवान महाकालेश्वर की सवारी के दर्शन के लिए बैरिकेड से थोड़ा आगे आ चुके एक युवक को पुलिसकर्मी बुरी तरह पीट रहे हैं। यह तो हुआ आम आदमी का हाल, जिसे कोरोना का डर बताकर घरों में कैद कर दिया गया और जिसने सवारी के दर्शन की कोशिश की तो उसे प्रसाद में पुलिस की लाठियां मिली। अब ज़रा मंगलवार सुबह का महाकालेश्वर मंदिर का दृश्य देखिए। मंगलवार सुबह पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन आए। वे महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे तो उनके साथ नेताओं की भीड़ ने भी मंदिर में प्रवेश किया। इस भीड़ में कई के चेहरों पर मास्क नहीं था, किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। मंदिर के भीतर और बाहर जमकर धक्का मुक्की। एक सम्मानित महिला और कांग्रेस नेत्री की साड़ी का पल्लू तक इस धक्का मुक्की में फट गया था। इसे आप महाकाल के दरबार में कमलनाथ भक्तों का आतंक भी कह सकते हैं। सड़कों पर मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर रसीद कट्टा निकालकर जेब फाड़ देने वालों की टीम ऐसे नज़ारों को जानबूझकर नज़रअंदाज कर जाती है। वैसे कोरोना संक्रमण की मुश्किल घड़ी में जो लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, लापरवाह हो चुके हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द जिनके लिए मायने नहीं रखते हैं, उन्हें आप असामाजिक तत्व भी कह सकते हैं। अब महाकालेश्वर मंदिर से ही जुड़ी तीसरी खबर जान लीजिए। एक तरफ नेता नगरी मंदिर की व्यवस्थाओं को धता बता रही है, सवारी में सड़कों पर आम आदमी को लठ खाने पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 30 सालों से लगभग हर रोज़ सूरज उगने से पहले मंदिर पहुंचकर भगवान को हरिओम का जल अर्पित करने वाली महिलाओं को कोरोना अनलॉक के कड़े नियम दिखाकर आराधना से वंचित कर दिया गया है। ये महिलाएं मंगलवार दोपहर कोठी पहुंची और कलेक्टर आशीष सिंह से मिलकर इन्होंने मांग रखी कि उन्हें भगवान को जल अर्पित करने की अनुमति दी जाए। वर्षों से 70 साल की लेडीज़ें हो गई हैं, महिलाएं हो गई हैं, वो बेचारी आज भी 1-1 बजे तक भगवान के शिखर दर्शन करके लौट रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा हरिओम जल बंद नहीं हो। हमने सिंहस्थ में भी पूरे महीने जल चढ़ाया है, तो हमारी ये आगे मतलब अनुरोध है सब प्रशासक से कि हमारा जल चढ़ाया जाए, हरिओम जल इतनी विनती है। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था अव्यवस्था से इतर अब राजनीति की भी चर्चा कर ली जाए। मंगलवार को पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन के उपरांत बदनावर में उपचुनाव का शंखनाद करने पहुंचे। इससे पहले उज्जैन में उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बात की। आइए सुने उज्जैन में उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारा कहना बिल्कुल साफ है, जनता समझदार है। मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार है। वो जानते हैं क्या गद्दारी हुई, क्या सौदा हुआ, और वो जानते हैं कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश आगे चल रहा था, कैसे मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये सब बात मैं नहीं करता, मैं तो कहता हूँ हमें सब सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश की जनता ऐसा फैसला करेगी। 15 साल की भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है ना, और ये अब मेरे 15 महीने की जो जांच करना चाहते हैं मैं स्वागत करता हूँ। जब इनके पास कुछ कहने लायक नहीं होता तब कभी टाइगर बन जाते हैं, कभी ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। इसका मतलब बात क्या है, असली बात जनता को नहीं कह पाए तो टाइगर कह के गुमराह क्या जनता होगी।
जनता बहुत समझदार है, जानती है कौन टाइगर है, कौन हाथी है, कौन बिल्ली है, कौन चूहा है। सर, चिंतामण के पास हासामपुरा गांव में रहने वाली 20 साल की एक महिला माया सिसोदिया ने सोमवार शाम एसपी मनोज कुमार सिंह से मुलाकात कर महिला थाने में पदस्थ स्टाफ के खिलाफ शिकायत की है। माया सिसोदिया ने 20 जून को नागदा के पास गराड़िया गांव में रहने वाले अपने पति विक्रम सिंह और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत की थी। अब इस महिला का आरोप है कि पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार नहीं किया है। महिला पुलिस थाने की टीम उसके ससुराल वालों को थाने तक तो लेकर आई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किए बगैर ही छोड़ दिया। इस महिला का आरोप है कि थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी उससे रुपयों की मांग की गई थी। इस प्रकरण की जांच कर रहे एसआई केपी सिंह जादौन की माने तो आरोपी पक्ष के सभी लोगों की विधिवत गिरफ्तारी हो चुकी है। इस प्रकरण में अब केवल चालान पेश होना है। कोर्ट खुलने पर चालान भी पेश हो जाएगा। जादौन और इस प्रकरण में उनकी सहयोगी रही एक महिला पुलिस अधिकारी ने एफआईआर के एवज में रुपए मांगे जाने के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया है। वैसे आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि दहेज प्रताड़ना की जिस धारा 498A में यह मुकदमा दर्ज किया गया है वह गैर जमानती अपराध की धारा है और इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ही इस धारा के प्रकरणों में सुनवाई कर सकते हैं और वे ही आरोपियों की जमानत ले सकते हैं। मेरी शादी को 4 साल हो गए, मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। मेरे साथ मारपीट हो रही थी और बोले कि तेरे घर से 2 लाख रुपए ला। अस्पताल में कोई भी मरीज क्यों जाता है? जाहिर है इलाज लेकर ठीक होने, लेकिन जब अस्पताल ही छोटी बीमारी के इलाज के बहाने बड़ी तकलीफ दे दे तो क्या होगा? उज्जैन के नीलगंगा क्षेत्र में रहने वाले 23 साल के युवक बंटी परिहार को एक निजी अस्पताल ने जिंदगी भर की तकलीफ दे डाली है। दरअसल पेशे से ड्राइवर बंटी परिहार को जनवरी में पेट दर्द होने लगा था। सोनोग्राफी से पता चला उसे पथरी हुई है। निजातपुरा स्थित तिवारी नर्सिंग होम में डॉक्टर सुमित तिवारी से 6 जनवरी को बंटी परिहार का ऑपरेशन कराया गया। छुट्टी होकर वह घर पहुंचा, लेकिन 8 दिन बाद ही फिर से पेट में दर्द होने लगा। दोबारा बंटी डॉक्टर तिवारी के पास पहुंचा तो उन्होंने पेट के पास एक और चीरा लगा दिया। इसके बाद से ही युवक बंटी के घाव में पस पड़ने लगा था। इंदौर के एक अस्पताल में जांच कराने पर पता चला कि उसकी यूरिन ग्रंथि की नली ही कट गई है। बंटी पिछले 6 माह से यूरिन की थैली लटकाए रह रहा है। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। मंगलवार को वह अपने परिवार के साथ कोतवाली थाने में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सुमित तिवारी के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा था। यहां पुलिस वालों ने उससे आवेदन लेकर रख लिया और इलाज के डॉक्यूमेंट लेकर आने को कहा। इस पूरे घटनाक्रम में हमें फिलहाल डॉक्टर सुमित तिवारी का पक्ष ज्ञात नहीं हो सका है। आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की कोशिशों के विरोध में मंगलवार शाम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी व सदस्यों ने चामुंडा माता चौराहा स्थित बागीचे में सांकेतिक धरना दिया। ये लोग जातीय आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। क्षत्रिय महासभा का तर्क है कि संविधान को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की कोशिशों से देश में वर्ग संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। कि ये 9वीं सूची तो बहुत दूर की बात है, इसको तो नहीं डाला जाए संविधान की 9वीं अनुसूची पर आरक्षण ही ख़त्म कर दिया जाए। जातीय आरक्षण ये कलंक है देश। आंदोलन तेज करा जाएगा। हमारी ऑल इंडिया की जो बॉडी है इसमें निर्णय करा जाएगा इस बारे में कि सारे देश भर में इस आंदोलन को फैलाया जाए। कोतवाली थाने से हथकड़ी सहित भागे आरोपी योगेश और बबलू पिता गोविंद माली निवासी उर्दूपुरा के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस प्रकरण में फिलहाल किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। आगर रोड पर पानबिहार फंटे के नज़दीक ट्रक ड्राइवर के साथ लूट करने वाले अपराधी सुमित चौधरी उर्फ रंगा बिल्ला निवासी संजय नगर की कोर्ट ने जमानत निरस्त कर दी है। कोर्ट ने इस अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का माना है। आगर रोड पर ही सुरासा के नज़दीक 2 जून की शाम सड़क दुर्घटना में घायल हुई 20 साल उम्र की महिला आरती प्रजापति की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। आरती के पति नरेंद्र प्रजापति की भी घटना के वक्त ही मौके पर मौत हो गई थी। क्षिप्रा नदी के किनारे 40 लाख रुपए खर्च कर हुए पौधारोपण के काम में भ्रष्टाचार के मामले को शहर की संस्था मानव रक्षा अनुष्ठान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ले जा रही है। जल्द ही इस प्रकरण पर सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है।
कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थित सभी शॉपिंग मॉल्स को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक शर्तों के साथ खोलने की अनुमति जारी की है। अनुमति केवल शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए दी गई है। शॉपिंग मॉल्स में स्थित सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि बंद रहेंगे। मंगलवार से ही उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र के कंटेनमेंट एरिया से बाहर स्थित रेस्टोरेंट, चाय, पोहा, नाश्ता की दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक शर्तों के साथ खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है। महिलाएं कुदरत की बनाई वो कृति जो कभी कमज़ोर नहीं रही लेकिन हमेशा कमज़ोर समझी जाती रही। समाज की मानसिकता ने उसे कमज़ोर समझने की भूल की, लेकिन अब वक्त बदला है। कमज़ोर महिलाओं के हक के लिए संघर्ष के हवन में खुद के समय और साहस की आहुति देने वाली महिलाएं ही आज समाज का नेतृत्व कर रही हैं। अभय न्यूज़ के सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी में आज हम आपको ऐसी ही नेतृत्वकर्ता महिला की शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो बीते कई सालों से कमज़ोर महिलाओं की आवाज़ बनकर उनके लिए काम कर रही हैं। फेस ऑफ द सिटी में आज हम आपको राज्य महिला आयोग की पूर्व आयोग सखी श्रीमती प्रमिला यादव द्वारा समाज को दिए गए योगदान से अवगत कराएंगे। 2017 में जब राज्य महिला आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े ने प्रत्येक जिले में आयोग सखी की नियुक्ति का कॉन्सेप्ट लागू किया, तब प्रायोगिक तौर पर प्रदेश के 3 जिलों में आयोग सखी की नियुक्ति की गई। इनमें एक नाम उज्जैन निवासी श्रीमती प्रमिला यादव का था। नियुक्ति के बाद महज 45 दिन में ही श्रीमती यादव का कार्यकाल ऐसा रहा कि उन्हें आयोग ने भोपाल बुलाकर सम्मानित किया। आयोग सखी के रूप में 2 साल के कार्यकाल में श्रीमती यादव ने आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण, शिक्षा, कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को राज्य शासन की योजनाओं का लाभ दिलाकर रोजगार प्रदान करना, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, रेप पीड़िताओं की हर संभव मदद करना, शराब मुक्ति के लिए निचली बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना, पढ़ने वाली बेटियों के बीच जागरूकता और मंदसौर रेप कांड के बाद पूरे ज़िले में हस्ताक्षर अभियान चलाकर इसे एक जन आंदोलन का रूप देने जैसे कई कार्यक्रम किए। वे कहती हैं, एक दिन मैं अचानक सिविल अस्पताल और चरक भवन पहुंची थी। यहाँ देखा वार्डों में मरीज महिलाओं को ज़मीन पर ही लेटाकर रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन से बात की, लगातार इसकी मॉनिटरिंग करती रही। दूसरी बार जब अस्पताल पहुंची तो सारी व्यवस्थाएं बेहतर थी। यह देखकर मन को बहुत सुकून मिला। आयोग सखी के रूप में किसी बहाने व्यवस्था का हिस्सा बनकर उसे ठीक कर सुखद एहसास की अनुभूति हुई। वाकई श्रीमती प्रमिला यादव जैसी महिलाएं इस समाज की अन्य महिलाओं के लिए आदर्श का उदाहरण है। कि मुझे महिला आयोग में आयोग सखी बनने का मौका मिला, क्योंकि मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, आज भी हैं, पहले भी थी, आज भी है और शायद रहेगी भी अगर मौका मिलेगा तो, कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है महिलाओं के लिए, करना सभी के लिए, लेकिन स्पेशली फोकस बच्चियों पे और महिलाओं पे। तो उसको लेकर जब महिला आयोग सखी मुझे बनाया गया महिला आयोग में, मैंने उसके ऊपर बहुत किसी भी चीज़ की छोटी छोटी जो समस्याएं हो जाती थी उनको लेकर तुरंत जो भी मेरी कार्यक्षेत्र में जो मेरी चीज़ें आती थी उसको मैं करती थी। शहर से भी मेरे पास कई बार पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोग पढ़ते थे। जब मेरा काम उनको पता होता था कि दीदी तुरंत उस चीज़ पे एक्टिव होती है, तो मुझे फ़ोन करते थे मेरे कुछ भाई जो समझते हैं, जो पहचानते थे कि ये वाकई काम करती है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं। जय श्री महाकाल।